एबे हमें पढ़िबा 1853 चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, इस एक्ट में हम देखेंगे क्या क्या प्रोविज़न फिर से चेंजेस हुआ और क्या क्या फिर नए नए चीज़ें ऐड हुई। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ इस चार्टर्ड एक्ट में, पहले क्या हुआ वो हम बता देती हूँ। पहले गवर्नर जनरल के पास जो, देखिए पहले गवर्नर जनरल के पास कौन सा राइट था, मतलब पूरी सिविल मिलिट्री एवरी पावर वेस्टेड ऑन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल, वो हमने इसकी पहले एक्ट में, चार्टर्ड एक्ट में वो हमने देख ही लिया था, 1833 में वो हमने देख लिया था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, चेंजेस क्या हुआ, गवर्नर जनरल का जो पावर था वो डिवाइड हो गया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में वो चीज़ें डिवाइड हो गया। ठीक है, एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब बनाया गया जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करेगा। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया गवर्नर जनरल को, फॉर गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसमें 6 न्यू मेंबर, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर ठीक है, पहले क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव वर्क और लेजिस्लेटिव वर्क डिवाइड हो गया। और फिर क्या हुआ, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिलर था, लेकिन अभी क्या हुआ, एक नया लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनाया गया, किसके लिए, गवर्नर के लिए, और उसमें 6 न्यू मेंबर को ऐड किया गया, उनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला गया। ठीक है, सेकेंड में क्या चेंजेस हुआ वो हम देखते हैं। देखिए क्या हुआ, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो था पहले उनको इंडियन को उसमें अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, जो उसमें अलाउ नहीं किया जाता था पहले इंडियंस को, लेकिन इस चार्टर्ड एक्ट के बाद इंडियंस को अलाउ किया गया सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए, जो कि आज की डेट में जो IAS IPS, ठीक है, तभी तो IAS IPS नहीं था, ICS था और IP था। ठीक है, जो कि आगे चलते IAS और IPS बना। ठीक है, उसके लिए अलाउ किया गया। ठीक है, और हमारी एक जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, पहला सिविल सर्विसेज जो इंडिया की पर्सन्स थे जिन्होंने क्लियर किया था, पहला सिविल सर्विसेज वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, और ये कौन थे पता है, रविंद्रनाथ टैगोर की शायद एल्डर ब्रदर थे या यंगर ब्रदर, वो मुझे थोड़ा पता नहीं है, लेकिन वो उनकी ब्रदर थे। ठीक है, सब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, इन्होंने हमारे देश के लिए एंथम लिखा है, और नेशनल एंथम सिर्फ इन्होंने हमारे देश के लिए ही नहीं, तीनों देशों के लिए एंथम लिखा, नेशनल एंथम लिखा है, और वो तीनों देशों कौन कौन, और 2 देशों के लिए उन्होंने भी लिखा है, और वो दोनों देश कौन है,
पाकिस्तान, सेकेंड है हमारी बांग्लादेश। ठीक है, इन दोनों देशों के लिए भी इन्होंने नेशनल एंथम लिखा है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ, देखिए इनकी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो फैमिली थी ना वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल फैमिली थी। देखिए इन्होंने तो एक ही अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर कर दिया। ठीक है, ये तो थे ही एक फिलोसोफर, इंडिविजुअलिस्ट और क्या क्या थे, एक लिटरेचर, इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है साहित्य के लिए। ठीक है, बंगाल की साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और एक रिफॉर्मर तो थे ही। ठीक है, इनकी जो भाई और एक थे, इनकी एल्डर ब्रदर देवेंद्रनाथ टैगोर थे, टैगोर। ठीक है, ये भी बहुत बड़े इंसान थे, ये भी बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, हिंदू फिलोसोफर थे। ठीक है, रिलीजियन रिफॉर्मर थे, और इन्होंने नेशनल कांग्रेस के साथ काफ़ी टाइम भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर काफ़ी टाइम इन्होंने काम किया है। चलो हम अभी आ जाते हैं इसके ऊपर। 3 में क्या हुआ, 3 में यही हुआ, देखिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो ओपन कंपटीशन के लिए तो अलाउ हो गया, और ये किसकी रिकमेंडेशन से अलाउ हुआ, मैककिनले कमेटी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमेटी, ये मैककिनले कमेटी की रिकमेंडेशन से अलाउ हो गया। 3 में क्या हुआ, अभी जो है मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए पहले इंडिया से कोई भी इंसान अलाउ नहीं होते थे, लेकिन अभी 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल ठीक है, 6 मेंबर गवर्नर जनरल के लिए 6 मेंबर गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे लोकल मेंबर को, इंडिया की लोकल मेंबर को अलाउ करेंगे। ठीक है, और ये जो 6 मेंबर थे, 4 मेंबर फ्रॉम बॉम्बे, बंगाल, आगरा और कौन, मद्रास। ठीक है, 4 मेंबर यही से ही होंगे। ठीक है, लोकल प्रोविंस 4 मेंबर इसी प्रोविंस से होंगे, और 2 मेंबर वो ऑल ओवर इंडिया से गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेंगे। किसके लिए, ठीक है, मतलब 6 मेंबर अभी गवर्नर जनरल मतलब नॉमिनेट करें, मतलब अपॉइंट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए। ठीक है, ये अभी ब्रिटिश इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव में पहला इंडियंस अलाउ हुए एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और एक चेंजेस हुआ, क्या है, जो लैंड रेवेन्यू करेगा, लेकिन इसमें एक चेंजेस हुआ। क्या हुआ कि ये कुछ जैसे पहले जैसे होता था, क्या जैसे चार्टर्ड एक्ट पहले होता था, चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या कहा गया था, मतलब 20 साल एक्सटेंड हुआ था। चार्टर्ड एक्ट 1813 में और चार्टर्ड एक्ट 1833 में भी 20 साल एक्सटेंड हुआ था, लेकिन 1853 में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं दिया गया कि वो लैंड रेवेन्यू कब तक कलेक्ट कर सकता है, जब तक, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि लैंड रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक कलेक्शन कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, बस लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता है। ठीक है, मैं फिर एक बार आपको बता देती हूँ अच्छी तरह। देखिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव वर्क डिवाइड हो गया। ठीक है, और एक नया लेजिस्लेटिव काउंसिलर गठन किया गया। ठीक है, और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर मेंबर एडेड किया गया, जो कि गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन अलाउ हो गया। ठीक है, जिसमें कि इंडियंस भी अभी
अपियर हो पाएंगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये किसकी रिकमेंडेशन से हुआ, मार्कंडेय कमेटी, ये थोड़ा याद रखिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मार्कंडेय कमेटी की रिकमेंडेशन से अलाउ हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, सिक्स मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल, ठीक है। लोकल मेंबर को अभी सेंट्रल लेजिस्लेटिव वर्क में अलाउ किया गया, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट नहीं होते थे, वो अपॉइंट होते थे। और वो किसके द्वारा अपॉइंट होते थे, गवर्नर जनरल की द्वारा, ठीक है। और वो जो 4 मेंबर थे वो बॉम्बे, बंगाल, आगरा और मद्रास से अपॉइंट होते थे। जाहिर सी बात है, अगर गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे वो तो उन्हीं लोगों को ही अपॉइंट करेंगे ना जो उनकी चापूसी, मतलब उनकी चापूसी करते हैं, ठीक है। जैसे कि जमींदार हो गया, राजा हो गया, बड़े बड़े नोबेल मतलब नवाब हो गए, इन सब लोगों को ही वो अलाउ करेंगे, अपॉइंट करेंगे ना। और अच्छी जो रिफॉर्मर होते थे या कुछ भी होते थे उनको तो अलाउ नहीं करेंगे, छोड़ो। देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ फिर एक बार, जब 1858 में न्यू रूल स्टार्ट किया गया, ठीक है, और इतनी बड़ी स्ट्रगल के बाद जब मतलब स्टार्ट किया गया, जाहिर सी बात है जो ब्रिटिश क्राउन था वो बहुत घबरा गया था। वो नहीं चाहता था कि अभी एक इतनी बड़ी जो मतलब कंट्री है उसकी जो शासन भार है वो एक कंपनी की हाथ में रहे, ठीक है। इसके लिए वो बहुत सारी चेंजेस किया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, और वो क्या क्या चेंजेस था वो चीज़ हम देखते हैं। अभी हम यही देखेंगे कि डायरेक्ट क्राउन का कंट्रोल होगा इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। जिसको हम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट कहा जाता था और इसको कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट करता था, अभी हम देखेंगे कि पूरा डायरेक्ट कंट्रोल कैसे वो टोटल जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको हटा के डायरेक्ट कंट्रोल कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट करता है, ठीक है। यानी कि उनका जो क्राउन है वो करते हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ पहले क्या हुआ। देखिए गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो हटा दिया गया, ठीक है, और उसको रीनेम किया गया, उसका नाम हो गया वाइसरॉय, ठीक है। और ये मैं बता देती हूँ हमारी पहला वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ही है हमारा पहला वाइसरॉय। और अगर एक सवाल भी पूछा जाता है, हु इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑल्सो लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। वो पहले उसी टाइम पे ही शायद वो आए थे, मतलब 1857 में आए थे, जस्ट आए थे, तो उसके बाद उनका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या चेंजेस हुआ, देखिए पहले जो हमारी जो सिस्टम था मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उसको अवॉइड किया गया। और न्यू एक चीजें हुआ, वो क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक मेंबर रहते थे, ठीक है, जिसको क्राउन अपॉइंट करता था। लेकिन अब क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैंड पे ऑल पावर वेस्टेड, ठीक है। मतलब
इंडिया में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही है जो क्राउन को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, एक मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट की, एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। फिर क्या चेंजेस हुआ, और इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक 15 मेंबर का काउंसिल फॉर हेल्थ, ओके। एक 15 मेंबर का काउंसिल फॉर्म किया गया, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए, ठीक है। बस क्या क्या चेंजेस हुआ है, गवर्नर जनरल की पोस्ट होते वो वाइसरॉय हो गए, और पहला वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। फिर कौन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव था, वो चेंजेस हो गया, ठीक है। उसकी जगह कौन क्या आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। और उनकी हाथों में ऑल पावर वेस्टेड हो गया, उनको हेल्प कौन करेगा, 15 मेंबर का एक काउंसिल गठन किया गया जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करेगा, ठीक है। बस इतना ही चेंजेस हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुआ था 1858 में, लेकिन वो हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से है, जो कि यह हम पॉलिटी की पर्सपेक्टिव से पढ़ रही है, तो मेरे हिसाब से उसका कोई भी मतलब यहाँ रिलीवेंट नहीं है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगी तब मैं वो सारे चीज़ें पढ़ाऊँगी, क्या क्या चेंजेस हुआ था, और वो बहुत सारी चेंजेस हुआ था, वो एक सेपरेट लेक्चर होगा, ठीक है। तो मैं वो बाद में पढ़ाऊँगी, ठीक है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगी आपको। बस ठीक है फ्रेंड, फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। गुड बाय, ओके, गुड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म होगा, फिर धीरे धीरे रिफॉर्म भी होगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इलेक्टेड पर्सन भी जाएंगे, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स भी जाएंगे, लॉयर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जो कि एजुकेटिव काउंसिलर में अपना जगह बनाएंगे। वो आगे की आर्ट में होगा, और वो हम देखेंगे फिर, ठीक है। छोड़ो, अभी ये कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी हम पढ़ते हैं, अभी इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अभी इसके बाद 1857 की बाद क्या चेंजेस हुआ वो हम देखेंगे, क्योंकि 1857 बहुत बड़ी लैंडमार्क होता है, जो कि सिपोई म्यूटिनिटी, ठीक है, जो हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारी चेंजेस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में बहुत सारी चेंजेस आ जाएगा, जाहिर सी बातें है, मतलब होना भी चाहिए, जबकि इतना बड़ा जब स्ट्रगल हुआ तो उसकी बात तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस ही होगा, वो हम देखेंगे इसके बाद क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है।